तो बेटा अब इस यूनिट का जो लास्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसा कि हेडिंग में बता रखा है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेसिकली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो आप पहले भी पढ़ चुके हो। जहाँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को बोलते हैं जहाँ पर जो सेंट्रल मैटर एटम होता है आपका वो नंबर ऑफ एनाइन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल से जो लिंक्ड होता है तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसी को जो मॉडर्न साइंस के अंदर जो हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, जिसकी जो फर्दर स्टडीज है एक नया नाम दे दिया गया इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ब्रॉड स्टडी को, तो वो आपको बता रखा है यहाँ पर। तो हम उसके बारे में अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे आपको। तो बेसिकली दीज आर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो यहाँ बता रखा है इसकी इंपॉर्टेंस आपकी एनसीईआरटी बुक्स के अंदर है, जो आप पढ़ सकते हो कि इसकी बायोलॉजिकल, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, हर केमिस्ट्री के अंदर जो है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। और यहाँ बता रखा है कि जैसे जो भी क्लोरोफिल हो गया आपका, हीमोग्लोबिन, विटामिन B12, दीज ऑल आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट रिस्पेक्टिवली। मतलब ये हमारे लिए आपको पता है हीमोग्लोबिन बॉडी के टेस्ट आप करवाते हैं, विटामिन B12, दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। ये सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। फिर मेटलर्जिकल प्रोसेसेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी, इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट की तरह बहुत काम होता है ये, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत काम आता है इसका। तो ये सब जो है ये आपका जो भी केमिकल स्टडी करते हो आप प्रोसेस के अंदर, सब वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ही है। बिकॉज इतना ज़्यादा इसका वास्ट यूज़ है इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में, फिजिकल केमिस्ट्रीज में, दैट्स वाई ये कंपाउंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। Werner's theory of coordination compound। तो वर्नर थ्योरी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, जिसने जो वर्नर, अल्फ्रेड वर्नर 1866 में जन्म हुआ, 1919 तक वो रहे, स्विस केमिस्ट थे आपके। तो उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो स्टडी करेंगी, फिजिकल केमिकल बिहेवियर पढ़ा। तो वही हम यहाँ डिस्कस करेंगे फर्स्ट आपका कि उन्होंने जो डिस्कस किया। तो उन्होंने फर्स्ट जो डिस्कशन किया अलग जो वर्नर की थ्योरी थी, उन्होंने पहला बताया प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। ये दो चीज उन्होंने पढ़ाई। तो इसमें बुक्स में आपका एनसीईआरटी में देखा डिटेल के अंदर, तो मैं आपको उसमें जो बेसिकली जो चीजें वो बताया तो आपको। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसी से आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको पता है NH3 जो है न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर है कोबाल्ट का अगर मुझे निकालना है, मैं इसको x मान लेता हूँ, इसका 0 है तो 0 रहेगा, 0 × 6 ये आपका इसके अंदर है। ये क्लोरीन -1 है, 3 है, तो इसलिए -3 हो जाएगा। दैट्स वाई इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, इसका -3 इसमें +3 चार्ज आ जाएगा आपका, +3। दिस इज योर Cl3 है आपका। तो अगर मैं इसको करता हूँ तो x = +3 चार्ज, मतलब मेरे जो कोबाल्ट पे है वो कितना चार्ज आएगा, +3 आएगा। तो हमेशा जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है किसी भी मेटल का, वो क्या होती है हमारी, दैट इज योर प्राइमरी वैलेंसी। उसको हम प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं। किसी भी मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसको हम प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं। अब इसी में सेकेंडरी वैलेंसी अगर मुझे बतानी है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, उसको ऑक्सीडेशन स्टेट से मतलब नहीं होता। उसका मतलब सीधा होता है कि जो मेटल लिगेंड है वो डायरेक्टली कितने एलिमेंट से लिंक्ड है। यहाँ पर कितने एलिमेंट से लिंक्ड है, 6। और यहाँ पर NH3 ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। मीन्स ये आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एनाइन भी हो सकता है। यहां पर मेनली सेकेंडरी वैलेंसी उसे बोलते हैं कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो कितने लिगेंड, इसको लिगेंड वर्ड यूज करते हैं, जो कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एनाइन भी हो सकता है। प्राइमरी के अंदर हमेशा जो चार्ज आएगा वो बिकॉज ऑफ एनाइन आएगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से कभी चार्ज नहीं आएगा। तो प्राइमरी वैलेंसी वो होती है जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ये एनाइन सेटिस्फाई करता है यहाँ पर। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी होता है कि डायरेक्टली वो कितने लिगेंड से लिंक्ड है, विच कैन बी एनाइन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर ये दोनों सेटिस्फाई होता है। तो सेकेंडरी वैलेंसी इसकी 6 है
बट प्राइमरी वैलेंसी कितनी है इसकी 3। इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो जो भी किसी भी कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो प्राइमरी वैलेंसी होती है, और वो कितने न्यूट्रल मॉलिक्यूलर एनाइन से डायरेक्टली लिंक्ड होता है उसको हम सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं। तो अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी हो गया विच इज मेनली डिपेंड ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मैटर, और ये सेटिस्फाई किससे होते हैं? हमेशा एनाइन से, बिकॉज न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा तो कोई चार्ज मेटल पे आएगा ही नहीं, तो दैट्स वाई ये हमेशा एनाइन से सेटिस्फाई होती है। एक दो बात हो गई। इसको हम नॉन डायरेक्शनल बोलते हैं बिकॉज हम सिंपली ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, उसकी हम ज्योमेट्री के बारे में बात नहीं करते, दैट्स वाई इट इज आल्सो कॉल्ड नॉन डायरेक्शनल। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? डायरेक्टली किससे लिंक्ड है? विच कैन बी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, कोई एनाइन भी हो सकता है यहाँ पर, क्लोरीन से डायरेक्ट लिंक्ड हो, तो सेकेंडरी वैलेंसी पे डिपेंड करती है। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 ही है, बट सेकेंडरी वैलेंसी पूछा तो मतलब कितने एलिमेंट से लिंक्ड है? 6 है, तो सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पे 6 होगी। यहाँ पर कितनी है? वो +3 है, 3 सिंपली आप कह सकते हो। दूसरा, ये एनाइन से सिर्फ सेटिस्फाई होती है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल और एनाइन दोनों से होती है। तीसरी, ये नॉन डायरेक्शनल। तो सेकेंडरी वैलेंसी आपके ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एनाइंस भी हो सकता है, जिसको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिगेंड्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर ये भी लिगेंड्स है, ये भी लिगेंड्स है, तो एक नाम दिया गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से जो मेटल एटम के साथ जो भी अटैच्ड होता है, इधर एनाइन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, उसको हम दूसरा वर्ड, उसके लिए हम लिगेंड वर्ड भी यूज करते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में स्पेशली वर्ड यूज किया जाता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और एनाइंस के लिए। तो ये डायरेक्टली जितना लिंक्ड होता है उसको हम सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं, जो उसका स्टेट होता है उसको प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं। ये एनाइन से सेटिस्फाई होती है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल और एनाइन से सेटिस्फाई दोनों से हो सकती है। दूसरा, ये डायरेक्शनल होती है, शेप बताता है यहाँ पर, ये जो है नॉन डायरेक्शनल होती है। तो ये मेन बात। तो अब एग्जांपल्स में आपको एनसीईआरटी के देता हूँ। जैसे फर्स्ट आपका बता रखा है क्रोमियम ट्राइक्लोराइड आपका है, यहाँ पर खुद देखो, यहाँ पर Cl -1 है, 3 है, तो -3 हो गया, तो इस पर कितना हो जाएगा? +3 हो गया, दैट इज क्रोमियम +3। तो इसका स्टेट कितना हो गया? +3, मतलब प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई यहाँ पर? +3 हो गई आपकी, ठीक है। यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? +2 हो जाएगी। यहाँ पर कितनी हो जाएगी? +2। तो ये बुक में आपको बता रखी है यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी कैसे निकालते हैं, जो बुक के एग्जाम्पल्स हैं, तो ये समझा रखा है। फिर इसके बाद इन्होंने एक चीज और बता रखी है आपको, फॉर्मेशन ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड अमोनिया कॉम्प्लेक्स। ये 1:3 इलेक्ट्रोलाइट 1:2। तो ये क्या है मतलब, ये समझाता हूँ आपको इसका मतलब। टेबल दे रखी है आपको, तो पहला बता रखा है कलर आपका येलो है, और ये लिखा हुआ है कोबाल्ट NH3 +3 तो ये बताना चाहता है यहाँ पर कि ये पूरा जो है आपका ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये आयन से ब्रेक नहीं होता। तो यहाँ पर इसमें चार्ज कितना है? +3 है, और यहाँ पर कितने हैं ये आयंस? 3। तो ये 1:3, ये इसका बताना चाहता है जो रेशियो है। अगले में ये 2Cl- है, दैट इज जो इनका रेशियो है इलेक्ट्रोलाइट्स का 1:2 है। तो ये आपको समझाया है यहाँ पर, जो सॉल्यूशन कंडक्टिविटी कॉरस्पॉन्ड्स टू, बिकॉज कंडक्टिविटी नंबर ऑफ आपके आयंस पे डिपेंड करता है, यहाँ पर ज्यादा है तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी यहाँ पर। लेकिन इसमें जो लास्ट में दो बता रखे हैं आपको, ग्रीन और वायलेट, तो ये बता रखा है कि भाई दोनों का सेम फॉर्मूला है, फिर भी जो है कलर एक का ग्रीन आ रहा है, एक वायलेट का आ रहा है। तो बेटा ये आइसोमर्स है, आपको पता है आइसोमर्स में ज्योमेट्री चेंज होती है, शेप चेंज होती है, जो उसकी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे कि वो प्लानर शो करती है, किस तरह शो करती है। दैट्स वाई एक ग्रीन कलर शो करता है, दोनों सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होने के बावजूद भी वो एक ग्रीन शो करता है, एक वायलेट शो करता है, बिकॉज ऑफ दियर शेप्स आइसोमर्स, ठीक है। तो ये बताता है। तो मैं अब आई थिंक आपको प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी समझ में आया होगा। ये इलेक्ट्रोलाइट क्या बताना चाहता है? तो वही बताना चाहता है कि जितने आयंस में वो ब्रेक कर रहा है, जितने चार्ज वो ब्रेक कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्व करना चाहता है। तो मैं जो है इसकी जो पॉस्टुलेट्स हैं 1 by 1 डिस्कस करता हूँ एनसीईआरटी के, बिकॉज मैंने आपको फिर बताया कि मैं पूरी ये आपकी वीडियोज एनसीईआरटी बेस्ड बना रहा हूँ, तो आप ध्यान दीजिए। तो इसमें बता रखा है वार्नर इन 1898 propounded his theory of coordination compound. The main postulates are first, in coordination compound metal show two types of linkage, primary and secondary, जो भी हमने जस्ट डिस्कस करी है। तो वो उसने बताया था वार्नर थ्योरी में। तो उसने क्या बताया? प्राइमरी वैलेंसी आर नॉर्मली आयनाइजेबल। तो वही देखो, ये क्या है? आयंस, इस पे -3 है, दैट्स व्हाई इट इज अ +3। दिस इज योर 3 इज प्राइमरी वैलेंसी। ये ब्रेक होगा तो 3Cl जो है आपके पानी के अंदर आराम से बह सकता है। तो वो इसी को कहना चाहता है कि ये आयोनाइजेबल है, आराम से आयंस बन सकते हैं। ये लिगेंड ब्रेक होकर आपके आयंस तो बनेंगे नहीं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है,
ये सॉल्यूशन में नहीं आते, ये पूरा एक ही एंटाइटी रहती है, दैट्स वाई वो बताना चाहता है कि ये प्लस अलग ब्रेक हो जाएगा, ये माइनस अलग ब्रेक हो जाएगा, तो ये आयनाइजेबल होती है। एंड आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। आप देख रहे हो ये +3 चार्ज के सेटिस्फाई हो रहा है, नेगेटिव आयन सेटिस्फाई हो रहा है, दैट्स वाई ये प्राइमरी वैलेंसी बोल रहा है। दूसरा द सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयनाइजेबल। अगेन ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वही होता है जो सिंपली आपके आयन से ब्रेक नहीं होते। ये आपके किस तरह स्ट्रक्चर होते हैं, NH3 NH3 NH3, तो ये सब बॉन्डेड रहते हैं, ये फर्दर ब्रेक नहीं होते, ये ब्रेक नहीं हो पाते, दैट्स वाई दीज आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, तो ब्रेक नहीं हो पाते, दैट्स वाई दे आर नॉन आयनाइजेबल। क्योंकि इसी में जो 6 लिगेंड के साथ अटैच है विच इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, तो वो कह रहा है दीज आर नॉन आयनाइजेबल, दैट्स वाई दिस इज योर सेकेंडरी वैलेंसी। तो बता रखा है यहाँ पर कि वो नॉन आयनाइजेबल होते हैं और आपकी न्यूट्रल और नेगेटिव आयंस सेटिस्फाई होते हैं, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट हम फिर पढ़ते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी होते हैं नॉन आयनाइजेबल, दे आर न्यूट्रल, वो बता ही चुके हैं आपको। सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर इज फिक्स्ड फॉर अ मेटल। कह रहा है कि सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जितने भी सेंट्रल मेटल एटम, ये कोबाल्ट सेंटर में है, जितने भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ जब अटैच होता है इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर ये 6 के साथ अटैच है तो हम बोलते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है। तो ये बताना चाहता है कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है और ये फिक्स्ड होता है हर एक मेटल के लिए, कोबाल्ट है, क्रोमियम है, किसके लिए फिक्स होता है। फोर्थ पॉइंट, द आयंस ग्रुप्स बाउंड्स बाय द सेकेंडरी लिंकेज टू द मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेशल अरेंजमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कह रहा है कि हर कोऑर्डिनेशन नंबर पे एक उनका स्पेशल अरेंजमेंट होता है, जो भी हम डिस्कस करेंगे, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, तो वो बताया जाता है। 6 है तो ऑक्टाहेड्रल भी हो सकता है, 4 है तो स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है, टेट्राहेड्रल भी हो सकता है। तो वो सेकेंडरी शेप की बात कर रहा है, तो वो शेप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर बता रहा है कि इनका जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है, जैसे लेट्स से यही आपका मॉलिक्यूल है, ये ऑक्टाहेड्रल है, तो इसका जो है शेप को एक कॉमन नाम दिया है, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रा। जेनसेट में लिखा है इसको हम पॉलीहाइड्रा वर्ड, हम इसका यूज करते हैं। तो ये सब बातें बता रखी है, बाकी अभी शेप्स की हम डिटेल में बात करेंगे। पॉलीहाइड्रा इज अ जनरल वर्ड, फिर इसके अंदर जो है स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, अलग अलग शेप्स आती है, वो सब डिस्कस करेंगे। तो इस आज की जो मेन क्लास के अंदर आपको प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी समझाना था, तो वो हमें डिस्कस कर लिया। प्राइमरी वैलेंसी जो भी चार्ज होता है मेटल पे वो होता है, सेकेंडरी वैलेंसी जितने ऐसा बॉन्ड होता है, जितने एलिमेंट के साथ वो बॉन्ड होता है विच इज कॉल्ड लिगेंड्स, उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। अगर ये 4 के साथ अटैच होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। तो प्राइमरी वैलेंसी 3 दैट इज ऑक्सीजन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। तो ये सब हम आपको प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में आपको क्लियर होना चाहिए। इसका एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपका ये फर्स्ट टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी का कि ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मेड विद एक्वस सॉल्यूशन असाइन सेकेंडरी वैलेंसी टू मेटल्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड। फर्स्ट PdCl2.4NH3, तो ये कह रहा है कि मोल्स ऑफ AgCl प्रिसिपिटेटेड एज मोल ऑफ द कंपाउंड्स विद एक्सेस ऑफ Ag3, कि जब उसको AgCl3 से रिएक्शन करवाया, तो इस एग्जांपल को समझना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू फॉर्म में। तो ये बोलना चाहता है कि प्लेटियम Cl2.4NH3 इसको जब रिएक्शन करवाया हमने एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ, तो क्या हो रहा है, ये दोनों रिएक्शन करके आपस में बोल रहा है कि 2 मोल निकल जाते हैं, 2 मोल AgCl निकल गए। तो ये AgCl 2 मोल आपके निकल गए, दैट इज अ 2Cl माइनस, ये आपका निकल गया। तो अब वो कह रहा है कि यहां पर आप इसकी सेकेंडरी वैलेंसी बताओ। तो ऑब्वियस सी बात है, बचा क्या, Platinum.4NH3, मतलब जो सेंट्रल मेटम है 4 न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ लिंक्ड है। तो इसका आपको पता है यही, अगर मैं इसकी प्राइमरी वैलेंसी पूछता तो आप क्या बोलते प्राइमरी वैलेंसी, आप प्राइमरी वैलेंसी बोलते इसकी 2 है, बिकॉज -2 है तो इस पर कितना चार्ज आएगा, +2। सेकेंडरी वैलेंसी पूछूंगा तो आप बोलोगे सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है इसकी, 4 के साथ अटैच्ड है, दैट्स व्हाई सेकेंडरी वैलेंसी 4 है आपकी, ठीक है। साथ में सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर भी होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, जब ये वाला पूरा एंटाइटी है तब 2 और 4 6, कोऑर्डिनेशन में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और अगर 4 है तो कोऑर्डिनेशन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो फिलहाल आप पीवी और ऐसे ही बात करते, प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी, +2, दैट्स व्हाई 2 होगी प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है इसकी,
निकलने के बाद ये 2 मोल जब निकल गए GCl के, तो दिस इज योर 4। तो वही सब देखो यहाँ पर अगले में जो निकल वाला एग्जांपल है, 2 निकल गए तो कितने वाटर मॉलिक्यूल बचे? 6 वाटर मॉलिक्यूल बचे। इसका मतलब सामने देखो 2 लिखा हुआ ना, 2 मतलब 2 Cl निकल गए, दैट्स वाई 6H2O, तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो गई। थर्ड में देखो PtCl4 है, मैं बोर्ड पे लिख के दिखा रहा हूँ आपको। तो यहां पर 0 मतलब 1 मोल भी नहीं निकला, तो यहां पर टोटल देखो 0 मतलब एक भी AgCl आपका बाहर नहीं आया। तो खुद देखो कितने मॉलिक्यूल है, 4 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, 4 2 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई? 6। तो मेरे ख्याल ये आपको एग्जांपल इसका समझा रखा है कि जितने उससे डायरेक्टली जो लिंक्ड होते हैं दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी वैलेंसी, इसको हम सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं। तो ये पूरा टॉपिक आपका प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी का हो गया। अब इसमें नीचे एक छोटा पैराग्राफ दिखा है, डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स। अब बाकी डबल सॉल्ट कॉम्प्लेक्स में तो वैसे बहुत सारे डिफरेंस बता रखे हैं, बट जो मेन डिफरेंस है वही समझ लो आप। एक तो इसमें जो पहली बेसिक लाइन लिखी हुई है कि, तो अगला टॉपिक इसी पैराग्राफ का फिर नया टॉपिक शुरू होगा, तो मैं ये भी डिस्कस कर देता हूँ डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स के में क्या डिफरेंस होता है। तो बोल रहे हैं कि बोथ डबल सॉल्ट एज वेल एज कॉम्प्लेक्स फॉर्म फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड्स। क्या कहना है मतलब है, जैसे आपका मोर सॉल्ट होता है तो वो किससे बनता है? फेरस सल्फेट विच इज अ स्टेबल कंपाउंड एंड अमोनियम सल्फेट, इन दोनों को जब मिक्स करते हैं तो फेरस अमोनियम सल्फेट बनता है। ये दोनों स्टेबल कंपाउंड है, जो मिक्स करके बनाया तो नया कंपाउंड बन गया विच इज ऑल्सो स्टेबल, जिसका नाम क्या होता है? फिर जिसको आप सिंपली मोर सॉल्ट ही बोलते हो, जो आप केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में बहुत यूज करते हो। फॉर्मूला आपका हो गया FeSO4.NH4 to SO4.6H2O। तो ये आपका जो इन दोनों को मिलाकर ये आपका नया कंपाउंड बन जाता है। तो ऐसे ही इसमें डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दोनों बनता है, दोनों ही एक स्टेबल कंपाउंड से बनते हैं। डिफरेंस क्या होता है? डबल सॉल्ट का क्या होता है कि जब डबल सॉल्ट को आप पानी मिलाते हो तो सारे आयंस ब्रेक हो जाते हैं। Fe+2 अलग हो जाएगा, SO4-2 अलग हो जाएगा, अमोनियम प्लस अलग हो जाएगा, SO4 इससे भी अलग हो जाएगा। मतलब सारे जो आपके इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट है डबल सॉल्ट के, वो आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर वो आयंस में ब्रेक नहीं होते, जो इससे पहले हम पढ़ रहे थे। लेट्स से CONH3 था, तो आपका ये आयनाइजेबल है, लेकिन ये जो एंटाइटी है ये इंटैक्ट रहती है, ये ब्रेक नहीं होती। तो इसी तरह ये तो सिंपल मैं आपको समझा रहा हूँ। तो डबल सॉल्ट के अंदर जैसे एग्जांपल्स दे रखे हैं आपके, डबल सॉल्ट FeCN6, K4FeCN6, तो ये ब्रेक नहीं होते। अब आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि FeCN6 है, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का, मान लो FeCN6 है, तो ऐसा नहीं है कि CN सारे अलग अलग ब्रेक हो जाएंगे और इधर Fe3+2 अलग ब्रेक, ब्रेक ऐसे नहीं होता। ब्रेक अगर हो गया तो मैं उसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बोलूंगा, मैं उसको डबल सॉल्ट बोलूंगा। आयन से ब्रेक हो गया, तो ब्रेक नहीं हो रहा तो मैं उसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलूंगा, जिसको हम कोऑर्डिनेशन भी बोलते हैं मॉडर्न टर्मिनोलॉजी के अंदर। तो बस ये डिफरेंस है डबल सॉल्ट में। तो दोनों जो है स्टेबल कंपाउंड से बनते हैं, ये पानी डालने ब्रेक हो जाता है आयंस के अंदर, ये ब्रेक नहीं होता। दिस इज द डिफरेंस। तो ये मेन डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। तो बड़ा नेक्स्ट टॉपिक है कि हमारी जो डिफरेंट टर्म्स हैं जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, कि कोऑर्डिनेशन एंटाइडीज को बोलते हैं, काउंटर आयनिक्स को बोलते हैं, तो वो डिस्कस कर रहे हैं। तो उससे थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया लगेगा कैसे हम फर्दर जब नेमिंग करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कैसे क्या करते हैं। तो 1 by 1 जो एनसीईआरटी दे रखा है उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट टर्म दे रखी है आपको कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो यहाँ पे जैसे आपको बता रखा है FeCN6 चार्ज है -4। तो मैं यहाँ पे आपको सब चीज़ एक साथ ही बताया हूँ आपको यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं 3 चीज़ एक साथ डिस्कस कर रहा हूँ, एंटिटी, कोऑर्डिनेशन स्पेयर एंड काउंटर आयन। तो मेन सेंट्रल मेटल आइटम तो यही है आपका आयरन, जो कि लिंक्ड है Cn से।
तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो आपका लिखा होता है, जो सेंट्रल मेटल एटम है जो लिगेंड से कनेक्टेड है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इतने पोर्शन को हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। दिस इज योर कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इस चार्ज को -4 कौन बैलेंस कर रहा है? दिस पोटेशियम, दैट इज अ +4। ये जो बैलेंस करता है इसको हम बोलते हैं काउंटर आयन। और इन दोनों को टुगेदर हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इन दोनों को एक साथ हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। ये जो मेटल एटम लिगेंड से लिंक्ड है उसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। जो इसको चार्ज बैलेंस करता है उसको काउंटर आयन बोलते हैं। कलेक्टिवली इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। तो ये भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका आगे आएगा, तो फिर वो उसका मीनिंग आप समझ जाना। तो फर्स्ट आपको डिस्कस कर दिया, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। सेंट्रल एटम और आयन, ऑब्वियसली बात है, जो सेंट्रल में है वो मेटल एटम होता है आपका, वो लिंक्ड है। दिस इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पे एक टर्म और बता रखी है, लिवाइस एसिड, तो आपको पता होना चाहिए लिविस एसिड, लिवाइस एसिड, जो भी बता रखा है Fe+2 +3, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हो। जो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, जो डोनेट करे वो बेस होता है, जो एक्सेप्ट करे वो एसिड होता है। दैट इज, दिस इज लिवाइस एसिड आपका, ठीक है। तो इसीलिए इसको यहाँ पे एक टर्म में और समझा रखा है, द सेंट्रल एटम आयन आर आल्सो रेफर्ड टू एज लिवाइस एसिड। तो वो भी आपको समझ में आनी चाहिए बात। और जो सेंटर में लगा है वो, अब मेटल तो हालांकि पोटेशियम भी है, बट सेंटर में कौन है? आयरन है। ये तो काउंटर आयन है, उससे चार्ज को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाई Fe इज अ सेंट्रल एटम, नॉट पोटेशियम। थर्ड लिगेंड में अभी डिस्कस किया ही था। लिगेंड जो है, जो सेंट्रल एटम से जो लिंक्ड होते हैं डायरेक्टली, उनको हम क्या बोलते हैं? लिगेंड बोलते हैं। तो यहां पर कई टर्म समझा रखी हैं आपको, जो कि मैं 1 बाय 1 आपको डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट ये बता रखा है यहां पर यूनिडेंटेट। तो जैसे कि ये नाम में लिखा हुआ है कि यूनिडेंटेट मींस, यूनि मतलब सिंगल, तो जो भी सिंगल लिगेंड हो, Cl-, Br- या अकेले हैं, चाहे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो, अकेला मॉलिक्यूल्स है, जो भी अकेले मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी सेंट्रल एटम से लिंक्ड है, तो मैं इनको क्या बोलूंगा? इनको जो लिगेंड्स हैं, या आयन भी हो सकता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, दैट विल बी कॉल्ड यूनि। यूनि मतलब अकेला। इसी के बाद दूसरी टर्म है यहाँ पर डाई, डाइडेंटेट। डाई मतलब दो, तो अगेन जैसे कि ऑक्जेलिक एसिड, तो यहां पर जो डोनर साइड्स हैं दो हैं और दोनों सेम है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज अ डाइडेंटेट। या इथाइलिन डाइअमीन CCNH2 NH2, ये और ये दोनों डोनर साइड्स हैं, ये दो हैं आपकी। दैट्स व्हाई इट इज अ डाइडेंटेट। ये दोनों सेम है, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी NH2 है, ये भी NH2 है। यहां से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है सेंट्रल एटम को, यहां से भी डोनेट कर सकता है। तो दो साइड्स हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ डाइडेंटेट। यहाँ पे एक साइड है इसलिए यूनिडेंटेट। तो ये दूसरी टर्म समझा रखी है। तीसरी समझा रखी है पॉलीडेंटेट, जो कि आपका एग्जाम इसमें बुक में बनाई हुआ है, NCERT का पूरा नाम लिखा हुआ है, इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट आयन, जिसको आप EDTA भी बोलते हो। तो यहाँ देखो, यहाँ पे 4 साइड्स हैं, तो 2 से ज्यादा है। अभी फिलहाल हम 2 पढ़ रहे, डाई है, 3 है तो ट्राई है। तो वो बता रहा है यहाँ पे जब 4 साइड्स हैं जो बुक में बनी हुई है, FeCO-, 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 तो 4 डोनेटिंग साइट्स है। तो इसको बोलते हैं पॉलीडेंटेट। 2 से जितनी भी ज्यादा साइट्स, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? पॉली वर्ड यूज करते हैं। तो ये पॉलीडेंटेट हो गया। तो यहां पर ये समझा रखा है। तो यहां पर एक टर्म और, तो मेरे ख्याल सब समझ में आ गया, यूनि सिंगल, डाई डबल, और 2 से ज्यादा है तो पॉलीडेंटेट वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया हुआ है, व्हेन ए डाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड यूजेस इट्स 2 और मोर डोनर एटम टू बाइंड अ सिंगल मेटल, इट इज सेड टू बी चिलेट लिगेंड। तो एग्जाम में आ भी आता है कई बार कि व्हाट इज अ चिलेट। होता है क्या है यहाँ पे जो भी आपका सेंटर में होता है वो दोनों से लिंक्ड होता है आपका। तो वो ऐसे जो फॉर्मेशन करता है, मान लो यहाँ क्रोमियम है, वो इससे भी लिंक्ड है, इससे भी लिंक्ड है, तो ऐसी जो फॉर्मेशन होती है तो वो हम बोलते हैं उसको चिलेट लिगेंड। वो चिलेट बनाता है।
सिंगल में वर्ड यूज नहीं करेंगे। जब डबल साइड्स होती है या 4 साइड्स होती है, तो जब वो सेंट्रल एटम से लिंक्ड होता है, दो एक साथ हो लिंक्ड, उसको पूरा बाइंड कर देता है, उसको गोल चक्कर में एक फंसा देता है, तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं चिलेट लिगेंड। और नंबर ऑफ सच लिगेंडिंग ग्रुप इज कॉल्ड द डेंसिटी ऑफ द लिगेंड, उसको हम उसकी डेंसिटी बोलते हैं, जितने भी वो डोनेट कर सकता है। तो ये यहाँ पे आपको समझा है, ठीक है। तो अब इसमें एक टर्म और रहेगी बस, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। तो एम्बी समझाते हैं आपको। तो यूनिट, डाई और पॉली हमने डिस्कस किया। फिर ये जो सेंट्रल एटम इनसे जब लिंक्ड होते हैं, तो यहाँ पे एक नया नाम देते हैं लिगेंड्स को, चिलेट लिगेंड्स नाम दे देते हैं इनको फर्दर। अब डाई के साथ एक टर्म और आ जाती है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो एमबी मतलब भी आप इंग्लिश का वर्ड है एमबी भी, और डाई भी इंग्लिश का वर्ड है। डाई भी दो होता है, एमबी भी दो होता है। जैसे एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस पर्सन वर्ड यूज करता है, विच कैन यूज बोथ ऑफ हिज हैंड, जो दो हाथों से जो है अपना काम कर सकता है। तो वही मतलब यहाँ पर है कि यहाँ पे डोनेटिंग साइड्स दो हैं। देखो, नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन डोनेट कर सकता है, तो साइड्स तो दो ही हो गई, तो एमबी मतलब दो ही हो गया। बट यहाँ पर वो दो साइड सेम है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर एक बार नाइट्रोजन है डोनेटिंग साइड्स और एक बार ऑक्सीजन है। तो जब डिफरेंट साइड्स से डोनेटिंग किसी लिगेंड में, तब उसके लिए हम वर्ड एमबी यूज करते हैं। यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, बट यहाँ दोनों सेम है तो डाई। दोनों डिफरेंट है तो वी यूज द वर्ड एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। तो ये हमने इस पैराग्राफ में डिस्कस करा। यूनी, डाई मतलब दोनों सेम डोनेटिंग साइड्स है, एमबी मतलब दोनों डिफरेंट डोनेटिंग साइड्स है। ये हो गया थायोसाइनाइड हो गया, एक बार ये डोनेट कर रहा है, एक बार साइनाइड की तरफ डोनेट हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे डोनेटिंग साइड जो है आपकी सारी अलग अलग है। यहाँ पर दो डोनेटिंग साइड्स होती है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं एम्बिडेंटेड वर्ड यूज करते हैं। तो ये बता रखा है आपको यहाँ पर। यहाँ पे मेरे ख्याल आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है इसी में कोऑर्डिनेशन नंबर है हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया आपको, तो यहाँ पर फिर भी बता रखा है आपको कोऑर्डिनेशन नंबर। आपको सेकेंडरी वाले से समझाया मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी में आपको एग्जांपल दे रखा है, तो भी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं सेकेंडरी वैलेंसी। अब दोबारा देख लो आप, प्लैटिनम Cl6-2। तो सेंट्रल एटम जितने लिगेंड के साथ लिंक्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो अगेन दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो यही बता रखा है इन्होंने यहाँ पर कि कोऑर्डिनेशन नंबर वही होता है मेटल एटम जो डायरेक्टली लिगेंड से लिगेंड डायरेक्टली मेटल एटम से लिंक्ड होता है। तो जैसे एग्जांपल 6 दिया है, तो ये नीचे बता रखा है इन्होंने, EN जैसे लिखा हुआ है, एक एग्जांपल लिखा हुआ COEN। EN जो होता है आपका थाइलिन डाइअमीन होता है, +3 चार्ज है। अब ये वही है थाइलिन डाइअमीन। CH2, ये EN जो लिखा हुआ है, CH2NH2, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। 3 है मतलब 1 2, ऐसे 3 है, 1 2 3। एक पर 2 डोनेटिंग साइड्स है, तो 3 पर कितनी हो जाएगी, 6 डोनेटिंग साइड्स हो जाएंगी, 6 डोनेटिंग साइड्स। ये थाइलिन डाइअमीन इसको बोलते हैं। कितने हैं, 3 है। ये 3 ऐसे लिंक्ड होते हैं कोबाल्ट से, कैसे, ऐसे लिंक्ड होता है, NH2 CH2 CH2 NH2 ये। फिर इधर दूसरा लिंक्ड होता है NH2 CH2 CH2 NH2, ये लिंक्ड होता है। फिर NH2 CH2 CH2 NH2, फिर तीनों लिंक्ड आपकी। तो यहाँ डोनेटिंग साइड्स कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 6 डोनेटिंग साइड्स हो गई। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका, 6 हो गया। लिगेंड आपको डायरेक्टली 3 लिंक्ड है, बिकॉज डोनेटिंग साइड्स आपकी 6 हैं, दैट्स वाई बता रखा है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बोथ Fe कोबाल्ट इज 6। तो ये आपको पता होना चाहिए जितना लिंक्ड है। दिखने में ये 1 लग रहा है, 3 लग रहा है, आप सोचोगे 3 है इसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर, बट एक लिगेंड की डोनेटिंग साइड्स 2 हैं जो कि इस तरह लिंक्ड हो रही है, जिसको हम चिलेट लिगेंड भी बोलते हैं। दैट्स वाई से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। तो ये आप जरा ध्यान देना, इसमें 3 नहीं है इसे कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये समझा रखा है। फिर कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर में हमेशा सिग्मा बॉन्ड को इन्वॉल्व करता है। अगर कहीं पर भी पाई बॉन्ड है किसी भी एग्जाम्पल में, तो पाई बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेशन नंबर में इंक्लूड नहीं करते, तो वो ध्यान देना कभी आएगा तो ऐसे कोई क्वेश्चन।
फिर नेक्स्ट टॉपिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनसीईआरटी का जो बता ही चुका हूँ आपको, दोनों कलेक्टिवली हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। फिर कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पता ही है, पॉलीहेड्रल मतलब उसका स्ट्रक्चर, जैसे मैंने इसका स्ट्रक्चर बना दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। दिस विल बी योर कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल, तो इसको हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल बोलेंगे। तो ये मेन बात है आपकी यहाँ तक है। सिंपली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, स्ट्रक्चर जो पूरा है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल, ठीक है। स्पेशियल जो अरेंजमेंट होता है स्पेस पे जैसा भी है उसका। तो नेक्स्ट टॉपिक इसका है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, तो वो आपको निकालना आता ही है किसी भी जैसे यहाँ समझ। तो अगला कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने पहले बता दिया, कोबाल्ट NH3 एग्जांपल दिया था जैसे Cl3, तो जो भी चार्ज होता है उस पर हम इसका +3 स्टेट, दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये आप निकाल सकते हो। ये भी हम आगे जब नेमिंग करेंगे तब आपको डिटेल में और सिखा देंगे। तो वो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो किसी सेंट्रल एटम का। तो इसे बस लास्ट टॉपिक हमारा रह गया होमोलिप्टिक एंड हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो होमोलिप्टिक जैसे यही देख लो, ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है और 6 के 6 एक ही एलिमेंट के साथ अटैच्ड है। तो जब एक के साथ अटैच्ड हो तो उसको होमो वर्ड यूज करते हैं, तो होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं ऐसे को। लेकिन यही जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है आपका बुक में एनसीईआरटी में, CONH3 4Cl2+। तो यहाँ पर ये दोनों डिफरेंट हो गए, 6 यहाँ पर भी है 6 यहाँ पर भी है, यहाँ 6 के 6 सेम है, तो होमोलिप्टिक वर्ड यूज करते हैं। जब ये 4 अलग 2 अलग, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं हेट्रोलिप्टिक। तो जब सेम लिगेंड अटैच्ड हो दैट इज अ होमोलिप्टिक, डिफरेंट लिगेंड अटैच्ड हो दैट इज अ हेट्रोलिप्टिक। ये आपका लास्ट टॉपिक। तो एग्जाम में यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आएंगे बताएंगे आपको। तो अभी तक जो है हमने बेसिक्स आपको डिस्कस कर दिए सारे, प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, अलग अलग नाम डिस्कस कर दिए, कोएफिशिएंट एंटाइटी किसको बोलते हैं, स्फीयर किसको बोलते हैं, और एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। एग्जाम में कई बार आता है कि 2 नंबर में आता है कि डिफाइन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, गिव एग्जांपल्स, वो पूछ लेता है। तो एमबी में डिफरेंट डोनेटिंग साइट्स होती है, डाई में सेम होती है, यूनी क्या होता है, पॉली। तो ये सब हमने बेसिक्स डिस्कस करे, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, लिगेंड्स क्या होते हैं, होमो मतलब क्या होता है, हेट्रो मतलब क्या होता है। ये क्योंकि एक नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं आपको पूछने का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, 4 ऑप्शन दिए होंगे तो एमसीक्यू में पूछ सकता है ऐसे करके भी आपको यहाँ से क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसके बाद जो टॉपिक है नेमिंग नॉमेनक्लेचर आएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वहाँ से एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है एग्जाम में, नेमिंग का ही आता है, और ज़्यादातर एमसीक्यू में आता है 1 नंबर का, और उसी के ऊपर डिफरेंट वे में पूछ लेता है। आयनाइजेशन कॉम्प्लेक्स बताओ कौन सा है, तो वो डिस्कस करेंगे हम अगला टॉपिक। तो ये आप बेसिक इंट्रोडक्शन ध्यान से पढ़ना, कुछ समझ में नहीं आया तो जरूर बताना, ठीक है।